का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं शुभम शंकधर। दिन की बड़ी खबरों के साथ तैयार है आपका पसंदीदा शो मनी सेंट्रल। खबरों पर चर्चा के लिए मेरे साथ हैं स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। ऑन द शो में क्या है, आज कार्यक्रम में खास क्या है, ये मैं आपको बताऊं दिखाऊं उससे पहले कुछ याद दिलाना है। कल आपको इसी शो में अंशुमान जी ने बताया था कि रूस पर कुछ प्रतिबंध आने वाले हैं। उनमें से कुछ आए भी, कुछ नहीं भी आए। जो नहीं आए वो क्यों नहीं आए ये भी पूछेंगे उनसे, और जो आए उनका असर कितना होगा ये भी अंशुमान सर आज आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ऑन द शो में और क्या खास है। तो आज बात होगी पुरानी पेंशन योजना की वापसी पर। आज बात होगी एनर्जी मार्केट के तपते माहौल पर। इसके बाद बात करेंगे रूस पर लगे प्रतिबंधों की और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हुए घोटाले की। राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी। आज बजट पेश हुआ राजस्थान सरकार का और उसमें उसने ये फैसला लिया कि लंबे समय से जिसकी मांग हो रही थी वो पेंशन योजना बहाल की जाती है। सर, मेरा पहला सवाल यही है, ये एक राज्य ने शुरुआत की है और राज्य भी इनसे सीखेंगे, और क्या वाकई सरकार इसे मैनेज कर पाएगी? क्योंकि हमने अपने एक मनी सेंट्रल में ये बताया था कि राज्यों पे बोझ कितना ज़्यादा है। उसके बाद भी अगर ये फैसला लिया गया है तो हम ये मान के चलते हैं सुविचारित तरीके से लिया गया होगा। सरकार ने अगर फैसला लिया है तो सुविचारित ही होगा। बजट के जहाँ तक आंकड़े हैं वो इन पेंशन स्कीमों की वापसी को लेकर कुछ दूसरी तस्वीर बताते हैं, जिस पर हम चर्चा भी करते रहें। अभी हमारे पास राजस्थान सरकार के बजट का विस्तृत दस्तावेज नहीं आया है, क्योंकि जब तक हम इस शो को शूट कर रहे थे या बना रहे थे तब तक हमारे पास उसके दस्तावेज नहीं आए थे। पर घोषणा आधिकारिक रूप से हो गई। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसका ऐलान भी कर दिया और सब जगह ये सूचना है कि राजस्थान पहला राज्य है नई पेंशन प्रणाली लागू होने के बाद जो पुरानी पेंशन प्रणाली की तरफ जा रहा है। वेस्ट बंगाल ने अभी तक उसे लागू नहीं किया है। अगर हम बजट के आंकड़ों में से देखें, अभी हमारे पास इस का ब्यौरा या डिटेल नहीं है। वो शायद जब सरकार इसे नोटिफाई करेगी, राजस्थान की सरकार सूचित करेगी, तो वो बताएगी कि क्या पुरानी पेंशन प्रणाली वैसी ही पुरानी पेंशन प्रणाली होगी जैसी पहले थी, या अभी की स्थिति में उसमें कुछ नए बदलाव किए जाएंगे। पर अगर आप सरकार के बजट के हिसाब से देखें, जिसकी तरफ शुभम आपने जिक्र किया, हमारे पास पिछले साल के बजट का आंकड़ा है। राजस्थान सरकार का टोटल खर्च 2,25,000 करोड़ रुपए था, जिसमें करीब करीब 1,04,000 करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा कमिटेड एक्सपेंडिचर में आता है। और कमिटेड एक्सपेंडिचर पर हमने इससे पहले भी मनी सेंट्रल में बात की थी। वो खर्च बजटों का जो सरकारें टाल ही नहीं सकती, जो उन्हें देना पड़ता है। और इसमें 3 बड़े हिस्से राज्यों के बजट के आते हैं। एक वेतन पर होने वाला खर्च, दूसरा पेंशन पर होने वाला खर्च, और तीसरा ब्याज पर या ब्याज भुगतान जो सरकार कर्ज लेती है उस पर होने वाला खर्च। पिछले साल 2020-21 के बजट में राजस्थान सरकार ने 55,938 करोड़ रुपए खर्च करने का टारगेट किया था वेतन पर, 23,404 करोड़ रुपए खर्च करने का टारगेट किया था पेंशन पर, और करीब 25,494 करोड़ रुपए ब्याज पर देने की बात थी, जो ब्याज भुगतान की तरफ जाना था। 1,04,000 करोड़ रुपए के आसपास था। 2,25,000 करोड़ रुपए के बजट में 1,04,000 करोड़ रुपए का बजट का खर्च कमिटेड एक्सपेंडिचर के तौर पर है, जिसमें कमी नहीं की जा सकती। पिछले साल करीब 45,000 करोड़ रुपए के आसपास की बोरोइंग्स का टारगेट था। तो ये तस्वीर है राजस्थान के बजट की। राजस्थान की सरकार कहां कॉर्नर कट करेगी, किन स्कीमों का पैसा काटेगी, कहां से वो चीजें बचाने की कोशिश करेगी जहां से पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए, और इसे लागू करना कितना डिफिकल्ट होगा प्रैक्टिकली, इसे लागू कैसे किया जाएगा, पुराने एरियर्स कैसे पे किए जाएंगे, जो बाद में आए हुए लोग उन्हें शामिल कैसे किया जाएगा। ढेर सारे सवाल हैं इसको लेकर, और मुझे लगता है कि इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। राजस्थान की सरकार जब इसकी विस्तृत अधिसूचना जारी करेगी या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तब हमें कुछ और इसकी सूचनाएं मिलेंगी। और दूसरे राज्य भी अगर कल को आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए भी ये दस्तावेज बड़ा अहम होगा कि एक राज्य किस तरह महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर राजस्थान सरकार इसे वापस लाती है तो किस मॉडल से वापस लेकर आई, उसने इसकी फाइनेंसिंग की व्यवस्था कैसे की, जो कर्मचारी जिन्हें 2004 से शायद वो लागू की जा रही है, अगर उसे उस पेंशन की प्रक्रिया में लाया जाता है तो उनके एरियर्स कैसे पे किए जाएंगे, या एरियर्स नहीं दिए जाएंगे, क्या तरीका होगा इसका लागू करने का। क्योंकि हम भारत में पहली बार इस तरीके का प्रयोग देख रहे हैं, जिसमें एक लागू हो चुकी व्यवस्था को वापस लेकर और एक नई तरीके की पेंशन व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसे रद्द किया जा चुका है। इसलिए यह बड़ा फिस्कल डेवलपमेंट होगा और कई सारे राज्यों की निगाह रहेगी जो इन चुनावों की तरफ बढ़ते हुए इसका ऐलान भी कर रहे हैं, वादा भी कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए अब अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन के प्रांतों को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने के बाद रूसी सैनिक वहां पहुंच गए।
राष्ट्रपति पुतिन के इस फैसले के बाद अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। जर्मनी ने रूस की 2 गैस पाइपलाइन की अनुमति से इनकार कर दिया। अमेरिका ने रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए। सर, ये प्रतिबंध कई सांसदों पर भी लगाए गए हैं, वहाँ के कई उद्योगपतियों पर लगाए गए हैं, बैंकों पर लगाए गए हैं। कल आपने प्रतिबंध की बात कही थी। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि इन प्रतिबंधों का वाकई कितना असर होगा, क्या है वो प्रतिबंध, दरअसल कितने गहरे हैं वो प्रतिबंध? शुभम, प्रतिबंध अगर आप रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का इतिहास देखें तो आप इन प्रतिबंधों का जो दस्तावेज कल हमें मिला, रात में घोषणा हुई और उसके बाद पहले यूएस से आया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर कनाडा, फिर यूरोप के ब्रिटेन, जर्मनी, यहाँ से जो भी प्रतिबंध की सूचनाएं हमारे पास आई उनको हमने एनालिसिस करके 3 बड़ी चीज़ें निकाली। पहली चीज़ तो टॉप ऑफ द लाइन हमें दिखता है कि ये 2014 से कमज़ोर प्रतिबंध है, यानी उतने ताकतवर प्रतिबंध नहीं है जो 2014 में लगाए गए थे और जिससे रूस की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा था। रूस की अवस्था ऑलमोस्ट श्रिंक हो गई थी। दुनिया की ग्रोथ रेट दूसरी दिशा में थी और रूस की ग्रोथ रेट पीछे चल रही थी, यानी रूस की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी 2014 के प्रतिबंध के बाद। उस दिशा में जैसी कल बात कही जा रही थी कि रूस ने इतना बड़ा काम कर दिया है तो मदर ऑफ ऑल सैंक्शंस आएंगे, तो ये तो मदर ऑफ ऑल सैंक्शंस जैसे नहीं थे। प्रतिबंधों के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा इंडिविजुअल या कंपनी ओरिएंटेड प्रतिबंध है। 2014 के बाद से भी अमेरिका और यूरोप की सरकारें उन ओलिगार्क्स पर प्रतिबंध लगा रही हैं जो पुतिन के क्रोनी कैपिटलिज्म का पार्ट हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, जो पुतिन की अपनी कोटरी का हिस्सा है, पुतिन की एक अपनी क्लेप्टोक्रेसी है। उस क्लेप्टोक्रेसी के साथ जो कंपनियां वहां काम करती उन्हें टारगेट किया गया। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को टारगेट किया गया। इंडिविजुअल पॉलिटिकल लीडर्स पर प्रतिबंध लगाए गए कि वो कोई कारोबारी संपर्क दुनिया से नहीं रख पाएंगे, उनके दुनिया की यात्राओं को लेकर सवाल उठेंगे। तो एक तो हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा है रशिया के बैंक्स के ऊपर प्रतिबंध का, और यहां भी जिन लेंडर्स पे या जिन बैंक्स पर प्रतिबंध लगाया गया ना शुभम, वो छोटे लेंडर्स हैं। पहली चीज तो इसमें समझना जरूरी है कि एक जो बड़ा बैंक है जिसको कि रोसिया बैंक कहा जाता है उसके ऊपर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है 2014 से, तो प्रतिबंध कंटिन्यू है। एक बड़ा जो प्रतिबंध है उसका नाम मैं पढ़ रहा हूं, रशियन बैंक है, जो इस पूरे प्रतिबंधों की प्रक्रिया में थोड़ा इंपॉर्टेंट बैंक है। वो मिलिट्री फाइनेंसिंग से जुड़ा हुआ बैंक है। वो प्रोमोस्फास बैंक है और वीबी बैंक से। इन बैंक पर प्रतिबंध से रशिया की जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा असर पड़ेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें कि इन बैंकों पे प्रतिबंध से रशिया में के पूरे रुख में या उसमें कोई बदलाव आया, तो ऐसा नहीं हुआ। और ये बात हमने कल की अपनी चर्चाओं में कही थी कि रूस इस बात की संभावनाओं से पहले से तैयार था कि उसके बैंक्स पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, और इसलिए उसने पिछले सालों में अपने यहाँ फॉरेक्स रिजर्व डेवलप किया, अपनी इकोनॉमी का डॉलराइजेशन खत्म किया, बहुत सारे ऐसे मेजर लिए जिसके बारे जो आमतौर पर प्रतिबंधों की संभावना से लिए जाते हैं, और इसलिए बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। और बैंक पर प्रतिबंध लगने की फैसला होने के बाद रशियन बैंक्स के स्टॉक्स ऊपर चले गए जो गिरे हुए थे। आमतौर पर माना जा रहा था कि उनके स्टॉक्स गिरेंगे, लेकिन कल के बाजारों में रशियन बैंक्स के स्टॉक्स में भी बढ़ोतरी हुई। सर, इस बढ़ोतरी को देखूं, और कल आपकी बात जो आपने जिक्र किया था, एक स्विफ्ट की आपने बात की थी कि उस प्रणाली से रशिया को बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं आया। क्यों नहीं निकाल पाए ये जो यूरोपीय देश थे? क्या डर था? और शायद जो तेजी आई है बैंकिंग स्टॉक्स में उसके पीछे की भी यही वजह मानी जा सकती है। सबसे बड़ी वजह यही, और जिस पर हमने कल कहा था ना चर्चा में कि रूस पर प्रतिबंध ऐसी तलवार है जो दोनों तरफ से काटेगी। अमेरिका शुरुआत से इस प्रयास में था, बल्कि क्रीमिया के दौर से इस बात, जब क्रीमिया का एक्सेशन किया था रूस ने, उस समय से ही चर्चा चल रही थी कि इंटरनेशनल बैंकिंग नेटवर्क जो है, जिसको स्विफ्ट कहा जाता है, जिससे इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस होते हैं, उससे रशिया को बाहर कर दिया जाए, क्योंकि ये प्रतिबंध ईरान के संदर्भ में काफी सक्सेसफुल और काफी प्रभावी साबित हुए थे। पर हुआ क्या? कल हुआ ये कि अमेरिका पिछले 3 महीने से यूरोपियन यूनियन को इस बात के लिए तैयार नहीं कर पा रहा है कि वो स्विफ्ट से रशिया को बाहर कर दें। स्विफ्ट का सेंटर ब्रसल्स में है, बेल्जियम में, और यूरोपियन यूनियन उसे कंट्रोल करता है। स्विफ्ट यूरोपियन बैंकिंग का सिस्टम है, और यूरोपीय समुदाय की मंजूरी के बिना और सहमति के बिना उसमें किसी भी देश की भागीदारी को रोका नहीं जा सकता। कल हमने ये देखा कि कल संभावना इस बात की थी कि शायद स्विफ्ट की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा, पर वैसा नहीं हुआ। उसकी 2 बड़ी वजह थी। पहली वजह कूटनीतिक है और दूसरी वजह बैंकिंग है, जिस पर हम आगे आएंगे। कूटनीतिक वजह शुभम यह है कि शायद रूस पर प्रतिबंधों की प्रक्रिया में अमेरिका या यूरोप के देश धीमे धीमे आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि स्विफ्ट बहुत बड़ा मेजर हो सकता है। अभी कुछ और होता, अगर यूक्रेन में कोई और घटनाक्रम होता है, तब हम स्विफ्ट की दिशा में जाएंगे, तब तक हम इसे अपने पास रखना चाहते हैं।
लेकिन दूसरा पहलू ज़्यादा गंभीर है। दूसरा पहलू गंभीर इसलिए है क्योंकि एक रिस्क है यूरोपियन बैंकों को। अमेरिका के बैंकों का एक्सपोजर करीब 14-14.5 बिलियन डॉलर है रशियन बैंक्स के बॉन्ड्स में, पर दो देश ऐसे हैं जिनके बैंकों का एक्सपोजर रशिया के बैंक्स के बॉन्ड्स में बहुत बड़ा है। उसमें एक ऑस्ट्रिया है और एक इटली है। इसके अलावा फ्रांस के बैंकों का एक्सपोजर भी है। तो इसका रिस्क बराबर रहा है शुरुआत से कि अगर रूस के बैंकिंग सिस्टम को प्रतिबंधित किया गया, उसे दुनिया की बैंकिंग मुख्यधारा से काटा गया, तो डिफॉल्ट शुरू हो जाएंगे। और बैंक इंडस्ट्री डिफॉल्ट के कंटेजियन से बहुत ज़्यादा डरती है। तो इस तरीके की खबरें निकल कर आई कल प्रतिबंधों से पहले यूरोप के बैंकिंग हलकों में और लंदन के बैंकिंग मार्केट में कि यूनिक्रेडिट जो इटली का बैंक है या जो फ्रांस के बैंक हैं सोसाइटी, उन्होंने इस पर असहमति जाहिर की कि रूस को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे उनके कर्ज का क्या होगा और उन्हें कैसे वो पैसे वापस मिलेंगे या उन्होंने जो निवेश कर रखा उसका क्या होगा। और यही वो इंटीग्रेटेड इकोनॉमी का चैलेंज है जहां सैंक्शंस बहुत ज़्यादा असर नहीं करते। तो ये दूसरा जो सबसे बड़ा, मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रतिबंध जो हो सकता था वो रूस को स्विफ्ट से बाहर करने का था, और वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि यूरोप की बैंकिंग इंडस्ट्री बुरी तरह फंसी हुई है रूस के कर्जों में और रूस के बैंकों के साथ लेन देन में। अमेरिका के बैंक उतने एक्सपोज्ड नहीं है। अमेरिका के बैंकों का जो एक्सपोजर है रशियन बैंकिंग में या उनके बॉन्ड्स में वो यूरोप की तुलना में कम है। बिल्कुल, और ये वही दिक्कत हो जाती कि अगर हम रोकते उनको तो अपना ही नुकसान कर बैठते, उस तरीके की स्थिति आ जाती। ऑस्ट्रियन बैंक्स का एक्सपोजर लगभग 17.5 बिलियन डॉलर का है, जितना पूरा अमेरिका का नहीं है। रशिया में 17.5 बिलियन डॉलर का एक्सपोजर है। इटालियन और फ्रेंच बैंक के आउटस्टैंडिंग क्लेम्स, रशिया के थर्ड क्वार्टर का नंबर जो हमारे पास बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स जो वर्ल्ड बैंक का नंबर है वो बता रहा है करीब 25 बिलियन डॉलर के आसपास थे तीसरे क्वार्टर में। इतना पैसा इन यूरोप के बैंकों का रूस में लगा हुआ, और इसलिए स्विफ्ट पर उंगली नहीं रखी जा सकी, स्विफ्ट का बटन बंद नहीं किया जा सका। सर, एक प्रतिबंध जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है वो है गैस पाइपलाइन को लेकर, नॉर्ड स्ट्रीम को लेकर, कि जर्मनी ने उसको बोल दिया है कि हम आधिकारिक मंजूरी नहीं देंगे। ये क्या मामला है? ये वाकई, क्योंकि अगर प्रतिबंधों को आप सारे को एक तरफ रखो तो सबसे ज़्यादा चर्चा जिसकी है, सबसे ज़्यादा माना जा रहा है कि कठोर कदम अगर थोड़ा बहुत है तो वो यही है। ये कब से बननी शुरू हुई, इसका क्या पूरा मामला है? पिछले करीब 7-8 साल से ये जो गैस पाइपलाइन है ये पूरी दुनिया में रशियन डिप्लोमेसी को या रशिया को काउंटर करने की दृष्टि से लगातार विवादों और चर्चा में रही। अमेरिका का बहुत एग्रेसिव स्टैंड रहा है कि जर्मनी को ऐसी कोई पाइपलाइन रशिया के साथ नहीं बनानी चाहिए जो यूक्रेन को बाईपास करे और बाकी अर्थव्यवस्थाओं को बाईपास करे। रशिया की कोशिश लगातार ये है कि वो किसी तरह से लैंड रूट को बाईपास करके यूरोप को सीधे गैस पहुंचाना शुरू करे। नॉर्ड स्ट्रीम 1 जब बनी थी उससे पहले तक शुभम 80% गैस जो यूरोप को जाती थी रशिया से, वो यूक्रेन से होकर जाती थी और यूक्रेन को उसकी ट्रांजिट फीस मिलती थी और यूक्रेन को उससे गैस भी मिलती थी। नॉर्ड स्ट्रीम 1 एक पाइपलाइन पहले से बनी हुई है, उसके पैरेलल दूसरी पाइपलाइन बनेगी। ये पाइपलाइन सी पाइपलाइन है जो बाल्टिक सी के बेट से जाएगी और रशिया के शहर से जर्मनी के शहर पे सीधे जाकर जुड़ेगी और वहां उससे गैस पहुंचने की बात थी। अमेरिका ने लगातार जर्मनी को इस बात पर समझाने की कोशिश की है कि ये रूस की पर निर्भरता गैस के मामले में नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि पुतिन और रूस किसी भी तरीके से विश्वसनीय नहीं है। मुझे कुछ बयान याद आ रहे हैं, बोरिस जॉनसन का एक बयान था कुछ पिछले दिनों में कि रूस को से जो गैस है वो ऐसा लगता है जैसे कि यूरोपियन ब्लड में छोड़ी जा रही है और उसका जो ड्रॉप है वो हमें बंद करना पड़ेगा, रूस पर गैस की निर्भरता बंद करनी पड़ेगी। पर जर्मनी की चुनौती ये है कि जर्मनी इस 35% अपनी जरूरत की 35% गैस रशिया से लेता है, तो जर्मनी के लिए ये पाइपलाइन बहुत जरूरी है और इसलिए जर्मनी की पॉलिटिक्स इस पे डिवाइड पे काफी पोलराइज्ड रही है। कहा जाता है कि पिछली जो चांसलर थी एंगेला मर्केल, उन्होंने इस पाइपलाइन को काफी पुश किया था। जर्मनी के कुछ बड़े पॉलिटिकल बिजनेसमैन हैं, उनके स्टेक्स भी इस पाइपलाइन में हैं जो रशिया और उसके बीच में बन रही है। लेकिन फिलहाल ये ऑब्वियस था कि इसका रेटिफिकेशन, इसे शुरू होना है, बनी हुई पाइपलाइन, इसका रेटिफिकेशन फिलहाल जर्मनी ने रोक दिया है। और उस पर जो रूस की प्रतिक्रिया आई है उस पर हमने जैसे कल चर्चा की थी कि रूस ने की प्रतिक्रिया ये आई, दिमित्री मेदवेदेव ने अपने ट्वीट में ये कहा कि अगर इस पाइपलाइन को रोका जा रहा है तो फिर यूरोप को दोगुनी कीमत पर गैस खरीदने के लिए तैयार रहना चाहिए। और यही वो एनर्जी पावर है पुतिन की कि जिस गैस की और ऑयल की जो पावर है जिसके जरिए वो यूरोप को एकजुट होने से रोक रहे हैं। जर्मनी कब तक महंगी गैस की व्यवस्था झेल पाएगा?
ये देखना जरूरी होगा। तो फिलहाल अभी तो जो परिस्थिति है उसमें यूक्रेन और पोलैंड कभी नहीं चाहते हैं कि ये पाइपलाइन बने, पर जर्मनी की आर्थिक हितों के आधार पर ये पाइपलाइन थी। अब ये फिलहाल प्रतिबंधों के कारण मुश्किल में फंस गई है। बिल्कुल, तो ये चर्चा हुई प्रतिबंधों की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रूस और यूक्रेन तनाव की वजह से कच्चा तेल $100 के करीब पहुंच गया। जल्दी दामों में नरमी आएगी ऐसी उम्मीदें कहीं कहीं तक नहीं है, कोई अनुमान ऐसे नहीं है। एनर्जी का तपता ये बाजार किसको कितनी दिक्कत पैदा करेगा, देखिए मनोज कुमार की ये स्पेशल रिपोर्ट। रूस यूक्रेन तनाव से कच्चा तेल खौल रहा है। बाजार में $100 पर बैरल की बोलियां लगने लगी। भारत में नीति निर्माताओं को पसीने आ रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माना कि यह स्थिति चिंताजनक है। चिंता लाजमी भी है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है और भाव करीब 8 साल बाद एक बार फिर $100 के करीब हैं। जरा सोचिए उस बजट का क्या होगा जिसमें सारा हिसाब किताब कच्चे तेल की कीमतें $75 को ध्यान में रखकर लगाया गया था। अनुमान ये भी है कि तेल और गैस के बाजार में जल्द नरमी के आसार नहीं है, यानी भाव लंबे वक्त तक ऊपर रहने वाले हैं। ऐसे अनुमान इसलिए उछाले जा रहे हैं क्योंकि तेल के बाजार में रूस का दबदबा है। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। रूस से हर रोज 50 लाख बैरल कच्चा तेल निर्यात होता है। यूरोप की 48 और एशियाई देशों की 42% निर्भरता रूस पर ही है, इसलिए रूस से आयात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। फिलहाल तो दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक सऊदी भी रूस के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। ओपेक के समझौते का हवाला देकर पहले ही सऊदी उत्पादन बढ़ाने की बात नकार चुका है, यानी कीमतें तेज ही रहेंगी। एशिया यूरोप के लिए ये तेजी भले ही सिरदर्द हो, लेकिन तेल अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये मंदी में संजीवनी से कम नहीं। पुतिन की जिद तेल तो निकाल ही रही है, उधर गैस के बाजार में भी तेजी के बादल किसी भी वक्त फट सकते हैं। पश्चिमी देशों में अनुमान से ज्यादा ठंडक, कम इन्वेंट्री के कारण नेचुरल गैस बाजार तो इस संकट से पहले ही तप रहा था। अब मुसीबत और बढ़ने वाली है क्योंकि इस बाजार में भी रूस का बड़ा दखल है। इस बात को तर्क देने वाले आंकड़े पिरोइए। 2020 के दौरान रूस में 22 लाख करोड़ क्यूबिक फीट से ज्यादा नेचुरल गैस का उत्पादन हुआ और उसमें 8.5 लाख करोड़ क्यूबिक फीट का निर्यात हुआ। निर्यात होने वाली गैस में लगभग 90% गैस यूरोप और यूरो एशिया के देशों ने खरीदी। आधे से ज्यादा खरीद जर्मनी, फ्रांस, इटली और बेलारूस ने की। यानी गैस के लिए यूरोप की रूस पर निर्भरता बढ़ी है। यही कारण है कि रूस और यूक्रेन संकट से यूरोप कांप रहा है। बीते 2 महीने में वैश्विक बाजार में गैस के दाम 1/3 से ज्यादा बढ़ गए हैं। दिसंबर अंत में भाव $3.54 प्रति यूनिट से अब $4.86 तक पहुंच चुका है। सिर्फ तेल और गैस ही नहीं बल्कि कोल और न्यूक्लियर पावर में भी रूस बड़ा प्लेयर है। यानी लब्बो-लुआब ये है कि दुनिया के एनर्जी मार्केट की धुरी फिलहाल रूस है और ये पुतिन की धुन पर नाचने को मजबूर है। अब सुनिए अपनी कहानी। हम शांति प्रिय भारतीय अब अपने घर में महंगे तेल के साथ मुसीबत भी आयात करेंगे। कमजोर होते रुपए से महंगा तेल खरीदना और भारी पड़ सकता है। चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। सरकार के पास भी विकल्प सीमित हैं। तेल कंपनियां पहले ही भारी कर्ज से दबी हुई हैं और सरकार के बजट में ये कुव्वत नहीं कि इस झटके को झेल पाए। यानी लंबे समय तक तेल की महंगाई हमें मारेगी। सर, इस पैकेज की आखिरी लाइन से ही मेरा पहला सवाल है। तेल की महंगाई लंबे समय तक मारेगी, कोई विकल्प है सरकार के पास? किसी तरह बचा सकती है सरकार इस महंगाई से हमें? इस समय सरकार के पास जो उपलब्ध विकल्प हैं बहुत सीमित हैं। 2 अपडेट इसके साथ और हैं जिसके बाद हम इस पर आगे बात करेंगे, जो हमें ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अपडेट मिल रहे हैं। पहला अपडेट ये है कि अमेरिका ने कतर जैसे कुछ जो छोटे तेल उत्पादक हैं उन पर दबाव बनाना शुरू किया है कि वो यूरोप के देशों को अपनी सप्लाई बढ़ाने के लिए तैयारी रखें। यानी अगर पुतिन ने कोई और दुस्साहस किया, पुतिन ने जो इस तरीके की तैयारी चल रही है ईस्टर्न यूरोप में, अगर कुछ ऐसा होता है और मजबूरी में अमेरिका को या यूरोप को एनर्जी सप्लाईज पर प्रतिबंध लगाना पड़ता है या तेल की सप्लाई पर प्रतिबंध लगाना पड़ता है, तो यूरोप में बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर एनर्जी की क्राइसिस होगी, शॉर्टेज होगी। अमेरिका को नहीं होगी, हालांकि अमेरिका भी अपने आयात के लिए, अभी हम ताजी कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे कि अमेरिका भी रूस से तेल आयात करता है। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा तेल कंज्यूम करने वाली, प्रोड्यूस करने वाली और कंज्यूम करने वाली भी अर्थव्यवस्था है, दोनों चीजें। तो अमेरिका की निर्भरता तेल आयात पर है, थोड़ी कम होती चली गई है। उसके बाद दुनिया की 2 और बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत और चाइना, जिनको
को तेल की बड़ी ज़रूरत होती है और तेल पर चलने वाली अर्थव्यवस्थाएं। यूरोप की सारी सामूहिक रूप से सारी अर्थव्यवस्थाओं को तेल का आयात मोड़ने के लिए अमेरिका, कतर और कुछ देशों पर दबाव बनाने की बात कर रहा है। ऐसी खबरें कल तेल बाजार में, लंदन के और न्यूयॉर्क के तेल बाजार में तेजी से तैर रही थी। कल जब शाम को हमने इसको चेक करने की कोशिश की तो अगर मान लीजिए अमेरिका के दबाव में कतर या बाकी जगह से तेल की सप्लाई डाइवर्ट होती है यूरोप के लिए, तो भारत के लिए संकट होगा, क्योंकि वही ब्रेंट क्रूड के वही इंग्रेडिएंट्स हैं और वही बाजार है जहां से भारत को तेल आता है। तो भारत के लिए दूसरी चुनौती केवल कीमतों की नहीं, सप्लाईज की भी आ सकती है। अगर ये गतिरोध लंबा चला और अमेरिका को रूस की एनर्जी पावर पर या एनर्जी स्ट्रेंथ पर, जिस पर हमने कल विस्तार से चर्चा की थी कि रूस की अर्थव्यवस्था की जान उसी तोते में बसती है, उसे ही बंद करना पड़ा तो भारत के लिए सप्लाई की शॉर्टेज हो सकती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस ने फिलहाल अभी किसी भी परिस्थिति में एनर्जी सप्लाई को लेकर कोई चेंज करने की स्ट्रेटजी चेंज करने की बात नहीं कही। ओपेक देश 3 दिन 4 दिन हो गए हैं, उन्होंने उत्पादन बढ़ाने, दुनिया में तेल की कीमतों को ठंडा करने, कूल करने पर कोई फैसला नहीं लिया और ना कोई उन्होंने संकेत दिया। अब हम दूसरे सवाल पर आते हैं। हमने इस पैकेज में बताया कि सरकार की सारी गणित तो $70-75 पर बैरल के क्रूड प्राइस पर निर्भर है। यहाँ 90-95 पे हम यहाँ अभी मौजूद हैं और अगर ये गतिरोध लंबा चलता है तो 100, 95, 110 का फ्यूचर कोट हो रहा है और $100 से ऊपर का क्रूड जो है वो अभूतपूर्व परिस्थिति है। अगर क्रूड के ताजे पिछले 20-25 साल का इतिहास देखा जाए तो 3 ही 4 दौर ऐसे आते हैं जब हमने 2005 से 2004 से 2008 के बीच में कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ती देखी हुई थी। और यही वो सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है जो भारत की सरकार के बजट, इकोनॉमी की ग्रोथ को बुरी तरह पटरी से उतार देगी। समस्या यहाँ 2 तरीके की है शुभम। समस्या यह है कि सरकार कर क्या सकती है। अभी हमारे दिमाग में सवाल है कि सरकार कीमतें बढ़ने देगी या बढ़ोतरी रोकेगी। अगर कीमतें बढ़ने देगी तो महंगाई, लोगों के जीवन पर असर, 110-120 रुपए का पेट्रोल, 1500 रुपए 2000 रुपए का सिलेंडर, यहाँ तक पहुँच सकती है बातें। इसे रोकने के 2 ही तरीके हैं। एक तरीका यह कि सरकार अपनी ड्यूटीज कम करे और लेकिन ड्यूटीज कम करके भी वो उतनी कमी नहीं हो सकती क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस की जो बढ़ोतरी है उसे आपको उसमें शामिल करना पड़ेगा। दूसरा तरीका यह है कि तेल कंपनियों को ब्लीड किया जाए और हमने ये दौर देखा था, वो दौर ऑयल बॉन्ड्स वाला दौर था जब तेल कंपनियां ब्लीड होना शुरू हुई थी और फिर वो ऑयल बॉन्ड की कंट्रोवर्सी जो वापस लौट कर आई और कहा गया कि अभी तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह उन ऑयल बॉन्ड का ब्याज है, पर वो वही दौर था जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी शुरू हुई थी। तो क्या सरकार अब तेल कंपनियों को ब्लीड कराएगी? क्योंकि अगर तेल कंपनियां इस नुकसान का बोझ नहीं उठाती हैं तो फिर उस नुकसान का बोझ हमें और आपको उठाना पड़ेगा। और ये बहुत ही डिफिकल्ट चॉइस है सरकार के बीच में कि कितनी बढ़ोतरी की जाए चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में, एलपीजी की कीमतों में, और कितनी बढ़ोतरी सरकार अपने खजाने पर रोके और कितनी बढ़ोतरी वो तेल कंपनियों के खजाने पर या उनके रिजर्व्स पर डाले। हमें लगता है इसी तरीके का कोई फार्मूला सरकार के भीतर वर्कआउट होगा जो हमें बाद में पता चलेगा। बिल्कुल। और कमजोर होता रुपया इस मुसीबत को लगातार बढ़ा रहा है। सर, दूसरा सवाल मेरा गैस के बाजार पर है। ठीक है, पेट्रोल डीजल महंगा होगा लेकिन इसी का एक बाय प्रोडक्ट है गैस, जो बहुत सारे सेक्टर्स को एक साथ प्रभावित करता है, चाहे वो पावर हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो। ये यहाँ दिक्कत कितनी है? क्योंकि हमने देखा था सितंबर 2021 में सरकार ने डोमेस्टिक गैस के प्राइसेस एक साथ 60% बढ़ा दिए थे, 60-62%, और वो हिट हमने आता देखा था। यहाँ बाजार आपको कैसा समीकरण आप देख रहे हैं गैस के बाजार में? गैस के प्राइसेस कितने बढ़े हैं हमने इस पैकेज में बताए हैं और नेचुरल गैस के प्राइसेस भी भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस से लिंक्ड हैं और इसीलिए सरकार को गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ी थी, जिसका असर हमें पीएनजी और घर की सप्लाई और सीएनजी पर दिखाई दिया था। गैस की खपत करने वाले भारत में 2 बड़े उद्योग हैं, एक फर्टिलाइजर और एक पावर कंपनियां कीमतें बढ़ाने को बिल्कुल तैयार ही बैठी हुई हैं। मतलब उनके बहुत सारे और भी फैक्टर हैं जिनके कारण वो कीमतें बढ़ाएंगी। गैस की कीमतें उसमें एक और हो सकती। फर्टिलाइजर की एक समस्या मुश्किल है। अब अगर सरकार फर्टिलाइजर कंपनियों को महंगे गैस के कारण कीमतें कम रखने पर बाध्य करेगी तो उसे सब्सिडी देनी पड़ेगी। पिछले साल भी हमने डीएपी पे सब्सिडी सरकार को बढ़ाते हुए देखा था। तो अब यहाँ भी एक और बड़ा फिक्स है, एक बड़ी उलझन या असमंजस है कि फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ने दी जाएं और कंपनियों को कीमतें पास ऑन करने दी जाए, या जो उनकी कच्चे माल की लागत तो बढ़ी है उसे सरकार सब्सिडाइज करे। अभी ऐसा स्पष्ट नहीं है कि वो उसकी लागत सब्सिडाइज करेगी, लेकिन अगर फर्टिलाइजर की कीमतें एक सीमा से ज्यादा बढ़ती हैं तो राजनीतिक रूप से सरकार के लिए चुनौती होगी। तो वहां भी सब्सिडी देनी होगी और वो सब्सिडी फर्टिलाइजर कंपनियों के जरिए दी जाए, बजट के जरिए दी जाए, ये देखना होगा। पर गैस की बढ़ती कीमतें, लेकिन हाँ, उपभोक्ताओं की दृष्टि से शायद गैस की कीमतें बढ़ेंगी। चाहे वो सीएनजी कंज्यूमर हो या पीएनजी कंज्यूमर हो, उनके लिए गैस की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। ये सारी चीजें भी सरकार मैनेज कर लेगी शुभम।
पर करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या करेगी? क्या वो करेगी? उसके बिल्कुल। हाथ में नहीं है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट में पेट्रोल और क्रूड ऑयल और गैस का एक बड़ा हिस्सा है, और हम अब उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां भारत को महंगे कच्चे तेल के कारण चालू खाते के घाटे में बड़ी बढ़ोतरी झेलनी पड़ेगी। पड़ेगी, वहां आप कोई कुछ भी सब्सिडाइज नहीं कर सकते, वो तो रिफ्लेक्ट होगा ही। अगर आप महंगा तेल इंपोर्ट कर रहे हैं तो रिफ्लेक्ट होगा, और उसका असर जिसकी तरफ आपने इशारा किया वो रुपए की मजबूती पर दिखाई देगा। तो ये पूरा चक्र है, वो चक्र क्रूड ऑयल से निकलते हुए लोगों की जेब में महंगाई से होते हुए रुपए की कीमत तक फैल रहा है, और इसे वो विदेशी निवेशक पिछले 2 महीने से शायद करीब से समझ रहे हैं, और इसलिए हमने शेयर बाजारों में विदेशी निवेशकों की बिकवाली देखी है। उस परिस्थिति में भी जबकि भारत के ऊपर इसका कोई सीधा असर नहीं था इस संघर्ष का, और भारत की सरकार तो ये दावा कर रही थी कि हम मंदी से बाहर उबर आए हैं, हम निकल आए हैं। तो विदेशी निवेशक जो घनघोर मंदी में पैसा लगाए हुए थे भारत में, वो भारत की रिकवरी के साथ अपनी रिकवरी शुरू कर चुके हैं, अपने लॉसेस कवर करना शुरू हो चुके हैं। उसकी वजह यहाँ इस विशेष साइकिल में कहीं ना कहीं छिपी हुई है। सर एक और गुत्थी सुलझाइए कि अभी एक रिपोर्ट हमने देखी, उसके ग्राफिक्स भी देखे कि जब $10 कच्चा तेल महंगा होता है तो थोक महंगाई 0.9% बढ़ जाती है, या 90 बेसिस पॉइंट बढ़ जाती है। अगर महंगाई बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि कर्ज आपको महंगा करना है। अब लेकिन बातें ऐसी भी शुरू हो गई हैं कि फेड ये कह रहा है कि हो सकता है ये बढ़ोतरी टाली जाए भारत में भी, क्योंकि अब ग्रोथ पे तो संकट आ ही गया, तेल महंगा हो गया, रुपया कमजोर हो रहा है, ग्रोथ पे भी संकट आएगा। तो अब ये कर्ज महंगा होगा कि नहीं होगा, जिसकी पूरी तैयारी लगभग हो चुकी थी, बस किसी भी समय फीता कटना था। हाँ, और यही सबसे बड़ी दुविधा है फेड की मार्च की बैठक के कारण। एनर्जी प्राइसेस ने अचानक पूरा का पूरा जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का जो पूरी प्लानिंग थी कि अब हम इकोनॉमी से रिकवर करके आ गए हैं, एनर्जी प्राइसेस अभी डिमांड ड्रिवन है, क्राइसिस ड्रिवन नहीं है। डिमांड थोड़ी सी बेटर होगी, प्रोडक्शन बेहतर होगा तो एनर्जी के प्राइसेस अपने आप ठंडे होना शुरू होंगे, और हम एक सहनीय स्तर पर $60-65 $70 के आसपास के लेवल पर पहुंच जाएंगे। फिर याद दिलाएंगे कि इसीलिए 70 से 75 का स्तर भारत की सरकार ने या भारत के इकोनॉमिक सर्वे ने माना था कि भारत की आर्थिक विकास दर अगले साल $70-75 के क्रूड के आसपास आंकी गई थी। अब यहां दुविधा यह कि अगर आप महंगाई को बढ़ने देना चाहते हैं तो आपको ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोकनी पड़ेगी, और अगर महंगाई रोकना चाहते हैं तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। यही बड़ा फिक्स है। भारत के रिजर्व बैंक ने तो फिलहाल अपने आप को थोड़ा पीछे कर लिया है, पर अमेरिका के फेडरल रिजर्व की स्ट्रेटजी कैसे बदलेगी ये ध्यान रहेगा। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में अगर महंगाई बढ़ने के साथ शुभम ब्याज दरें नहीं भी बढ़ती, तब भी आपकी रियल इंटरेस्ट रेट तो लागत तो काम करने की बढ़ ही रही है, चाहे वो एनर्जी के साइड से बढ़े या वो कमोडिटीज के साइड से बढ़े, दोनों जगह से। और जब ग्लोबल क्राइसिस होती है तो ऊर्जा और धातुओं, इन दोनों की कीमतों में तेजी आती है, तो कंपनियों के लिए तो लागत वो बढ़ी हुई है ही। लेकिन अगर मॉनेटरी टाइटनिंग में या मौद्रिक प्रसार को रोकने में देरी होती है तो महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी, इस बात की संभावना दिखाई दे रही, और इसलिए ही दुनिया के केंद्रीय बैंक अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें किस दिशा में जाना है। भारत की चुनौती है कि भारत के साथ दोनों चीज़ें नकारात्मक होती दिख रही हैं। ब्याज दरें महंगी हो रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, और कच्चा तेल जिसने पिछले 5-6 सालों में भारत को काफ़ी कुशन दिया था। अब देखिए, जब $40-45 पर बैरल के आसपास थी, सरकार ने कितना रिजर्व कलेक्ट किया था, सरकार के रेवेन्यूज़ कितने अच्छे थे। अब वो सारी चीज़ें एकदम हाथ से फिसलती दिख रही हैं। बिल्कुल। सर, यहाँ पर ही मेरा अगला सवाल जो है वो यही है कि अब कर्ज महंगा होगा या नहीं होगा, लागत तो बढ़ेगी बिजनेस की इन्फ्लेशन की वजह से, ये बात बिल्कुल तय है। कच्चा तेल बहुत जल्दी नरम हो नहीं रहा है, ये बात भी तय है। गैस की प्राइसेस भी आने वाले दिनों में बढ़ेंगी, ये भी तय है। रिकवरी की जो गाड़ी है फिर वो कितनी रफ्तार से आगे बढ़ पाएगी? ये जो अनुमान हमारे सामने थे 7% से बढ़ेंगे, 9% से बढ़ेंगे, उन अनुमानों का क्या होगा? इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि हमें पता चले कि सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों का अगले 6 महीने का आउटलुक क्या ले रही है, इंटरेस्ट रेट का आउटलुक क्या ले रही है। एक चीज़ तो तय है कि ब्याज दरें भारत में फिलहाल इतनी जल्दी नहीं बढ़ेंगी, भले ही महंगाई बढ़ती रहे। परोक्ष रूप से आरबीआई अपने तरह से वीआरआर के जरिए, रिवर्स रेपो ऑप्शन के जरिए बाजार में हस्तक्षेप करेगा, पर सीधे अब महंगाई ब्याज दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि ग्रोथ को एक बहुत ही सामने स्पष्ट खतरा दिखाई दे रहा है एनर्जी प्राइसेस बढ़ने के कारण। तो वो जो ग्रोथ का हिट आएगा, अगर $90 या $100 के आसपास या इवन $80 से $90 के बीच का भी एवरेज प्राइस क्रूड का रहता है, तो भारत की आर्थिक विकास दर में 1 से 1.5% के आसपास की गिरावट तो आप वैसे ही एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि
क्रूड का सीधा रिश्ता भारत के आर्थिक विकास दर पर, और रुपए की कमजोरी को इसमें आप और जोड़ लें तो अब अगले साल का जो आर्थिक विकास दर का अनुमान है वो थोड़ा उलझा हुआ है, 7%, 7.5% या उससे भी नीचे, और बाकी चीजों पर क्या असर होगा ये हमें देखना होगा। लेकिन रिकवरी के बीच में ये बहुत बड़ा पत्थर सामने आकर खड़ा हो गया है। चाहे वो पुतिन की जिद आप मान लीजिए या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई, मंदी से उबरने के बाद आने वाली महंगाई मान लीजिए, लेकिन भारत जो बहुत मुश्किल से उबर कर बाहर खड़ा हो रहा था, उसके सामने ये बड़ा पत्थर खड़ा हो गया। और सरकारों को इस पूरे राज्य की और केंद्र की सरकारों को ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक चैलेंज है इस समय, इसे मैनेज करना होगा। तो इस पर हमारी निगाह करीब से बनी रहेगी कि सरकारें किस तरह से इसमें दखल करती हैं और इसे कैसे रोकती हैं, नुकसान को कम से कम करती हैं। बिल्कुल, और शायद इसीलिए कहते हैं कि युद्ध किसी के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल युद्ध में हो ना हो, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। सर, इस बुलेटिन की, शो की आखिरी खबर जिस पर आपकी टिप्पणी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम शुरू से इसको कवर कर रहे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और उन लोगों की तलाश शुरू हो गई है जो ये माना जा रहा है इससे लाभान्वित हुए थे। सर, मिल पाएंगे वो लोग? देखिए, हमने उस दिन क्या कहा था ना शुभम, कि सरकारें कितना देर से सोकर जागती हैं। 2015, 14-15 के कोलोकेशन स्कैम की जांच अब शुरू हुई है। हमने विस्तार से इस पर चर्चा की थी कि सीबीआई ने हाईकोर्ट में कहा था कि इसमें बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं। इसमें शामिल एजेंसियों की, इसमें शामिल लोगों के को छोटे छोटे जुर्माने लगाकर सेबी ने वापस छोड़ दिया और जांच किसी दूसरे दिशा में चली गई। वो तो उस योगी का किस्सा अगर नहीं निकल कर आया होता तो भारत की एजेंसियों को तो ये महसूस ही नहीं होता कि भारत के स्टॉक एक्सचेंज की साख को चौपट कर देने वाला स्कैम कैसे फाइलों में बंद कर दिया गया। और अब जब उसकी जांच शुरू हुई और ये समझने की कोशिश की जा रही कि आखिर वो कौन से ब्रोकर थे, वो कौन से लोग थे जिन्हें ये सेकंड स्क्रीन दी गई थी, जिन्हें बाकी ब्रोकर से कुछ सेकंड पहले बाजार में ट्रेड करने की छूट मिल जाती थी, और जिसमें लाखों करोड़ों के वारे न्यारे होते ही हैं, क्योंकि आप जब तक मार्केट में इंटर करेंगे सिस्टम में, उससे पहले आपसे अगर 10 सेकंड या 15 सेकंड पहले भी कोई आदमी ट्रेड कर रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ा गेन होता है। ये तलाशने की प्रक्रिया ही एनएसई ने जांच से बंद कर दी थी। और अब जब सीबीआई इस पूरी प्रक्रिया में उतरी है ना शुभम, तो पता चल रहा है कि उसका डेटा ही नहीं है, आंकड़े ही नहीं। डेलॉय और बाकी एजेंसियों ने सरकार को अपनी रिपोर्ट में बताया है कि वो सारे आंकड़े खत्म हो गए, उनका टेक्निकल डेटा नहीं है, उन सर्वर्स की कनेक्टिविटी, उनके आईपी, उनके आंकड़े ही नहीं है। तो ये भी जांच किस दिशा में पहुंचेगी, अंधेरी सुरंग में खो जाएगी, क्योंकि पुराना घोटाला है, उसके डेटा, उसके बेनिफिशरीज और बाकी चीजों की जानकारी नहीं है। लेकिन हुआ ये कि इतना सवाल उठे तो सरकार ने नीजर रिएक्शन किया और वापस वो फाइल कोलोकेशन स्कैम की जांच के लिए खोल दी। फॉलो करते रहेंगे हम इसे, जानकारी इस पर लाते रहेंगे, लेकिन इतना पुराना स्कैम हो चुका है कि उसका टेक्निकल डाटा निकल पाना मुश्किल है। दूसरी चीज़ ये कि दो इसके जो मुख्य पात्र हैं इस पूरे दौर के चित्रा रामकृष्णन और रवि नारायण, उनके बीच में कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इस पर एक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। चित्रा ने कहा है कि ये सारा काम रवि नारायण का था। अब उन रवि नारायण से पूछताछ में, चित्रा से पूछताछ में कोलोकेशन स्कैम के मामले में कुछ नई चीज़ निकलेगी तो हमें पता चलेगा कि ये कितना बड़ा घोटाला था और भारत के स्टॉक एक्सचेंज की साख किस सीमा तक कंप्रोमाइज़ हुई थी, किस सीमा तक उस साख से समझौता किया गया था। बिल्कुल, तो ये था आज का मनी सेंट्रल। अंशुमान जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और विस्तार से पुतिन से लेकर तेल तक सब कुछ समझाने के लिए। कल फिर जुड़ूंगा मैं कुछ नई खबरों के साथ, अंशुमान जी के साथ समझने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।